नमस्कार, मैं शालिनी सारस्वत और आप देख रहे हैं संचार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एजुकेटर, जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन और साथ ही साथ नोएडा फिल्म सिटी के डायरेक्टर भी हैं। वेलकम सर इन आवर स्टूडियो। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि फिल्म सिटी को बनाने के पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा? मुझे 1986 में जाना पड़ेगा और 1986 की बात है। मैं बम्बई में था और एक लीडिंग फिल्म का लीड रोल कर रहा था। और वो मैंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है एक रोल के लिए। शायद मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ, पहला सवाल। दूसरा, मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब मैं एक प्रीमियर फिल्म स्कूल में दाखिला लेना चाहता था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक्टिंग का कोर्स बंद हो गया। तो मैं बड़ा हताश हुआ। तो मुझे लगा जब मैं हताश हुआ तो मेरे साथ पता नहीं कितने हज़ार स्टूडेंट हताश हुए होंगे। कहीं ये भी मेरे दिमाग के पीछे आकर बैठ गया। और तीसरा ये था कि मुझे लगता था कि मैं दिल्ली में हूँ, नॉर्थ इंडिया में हूँ। नॉर्थ इंडिया के लोगों ने वेस्ट इंडिया में जाकर बेहतरीन नाम कमाया है, तो क्या हम वही सारी फैसिलिटी उत्तर भारत में नहीं रख सकते? हम लोग सब लोगों को वेस्ट या साउथ या ईस्ट की तरफ क्यों भागना पड़े? ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई और वहाँ ये एक जो विचार था ये पैदा हुआ मेरे दिल और दिमाग में। और मैंने एक फिल्म सिटी का सपना देखा और उसे तैयार कर नोएडा अथॉरिटी में जमा करा दिया। ओके सर, मैंने जैसा आपके बारे में जब रिसर्च की थी तो मैंने देखा था सर आपको अकाउंटेंट बनना था सर, लेकिन आपका जो था यहाँ पर सर आपकी रुचि थी, तो सर आपने उस अकाउंटेंट के पैशन को सर यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया? नहीं, मेरे इंटरेस्ट थे। मेरा अकाउंट्स की तरफ मेरा बड़ा ध्यान था। मैंने सीए ज्वाइन कर ली थी, सीए का पहला साल भी दे दिया था। फिर मैंने उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी भी ज्वाइन की, मैंने उसे भी छोड़ दिया था। तो मेरा फर्स्ट लव था उस टाइम, क्योंकि जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बदलती हैं वैसे आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो पहले कुछ सालों तक शायद ऐसा मुझे लगता था कि मैं सीए बनना चाहता था, पर मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा तुम अगर इतना अच्छा काम करो कि तुम सीए को ही एम्प्लॉय कर लो ना, तुम अपने 4 साल सीए में दोगे, इससे बेहतर है कि तुम वो और करो जिसमें तुम्हारा और इससे ज़्यादा बड़ी रुचि है। तो शायद यही वजह थी कि मैं फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में पढ़ा, कारपेट्स एंड दरीज। ये आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? और मैंने कुछ साल दरियाँ और कारपेट्स मैन्युफैक्चर किए और एक्सपोर्ट किए, लेकिन वहाँ भी मेरा जो पूरा रुझाव जम नहीं पाया। मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर का आर्टिस्ट था, जो कलाएं थीं जिनसे मैं स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ था, वो मुझे फिर से एक बार धीरे धीरे खींचकर फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की ओर ले आए। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो पत्रकारिता कर रहे हैं छात्र और जो आने के लिए इस क्षेत्र में इच्छुक छात्र हैं, आप सर उनको क्या कहेंगे? अगर वो इस क्षेत्र में आए तो वो किन रुचियों के साथ आए और किन सर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। और यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सिर्फ विलिंगनेस से कुछ नहीं होता, एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी जो है उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज चाहिए और नॉलेज के लिए एजुकेशन चाहिए। तो उन तमाम लोगों के लिए जो पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं या फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया या आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी पढ़ाई जो की होगी उसमें सफलता पाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि यूँ तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। आप फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर या जितने भी मास कम्युनिकेशन के सेटअप्स या सेंटर होते हैं उसमें मासेस जुड़े हुए हैं, तभी मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रिसर्च पार्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपनी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। और जब आप तैयार हो जाएं किसी काम को करने के लिए तो फिर आपको मासेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अखबार, आपका टेलीविज़न प्रोग्राम, आपका सिनेमा के लिए फिर आपको पब्लिक की ज़रूरत है।
तो आपका संपर्क जो है वो जनता के साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा सीख पाएंगे, सोच पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे। और तीसरी बात आ जाती है कि लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए, और आसमानों की मर्जी तब होती है जब आप खुद एक अच्छे इंसान हैं। तो सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। सर जैसे कि सर आप मल्टीटास्कर हैं सर, आपने एक बार में सर एक बिजनेसमैन भी हैं सर, आप सर फाउंडर भी हैं सर, बहुत ज़्यादा व्यस्त लाइफ रहती होगी, और सर एक जर्नलिस्ट भी हैं, और सर एक बहुत बड़ी बात जो है कि आप मोटिवेशनलिस्ट भी हैं। तो सर आप सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय अपने काम को कितनी ईमानदारी से दे सकते हैं। हकीकत तो ये है कि हमें 8 घंटे 9 घंटे दिनचर्या के लिए चाहिए, खाने पीने सोने के लिए चाहिए। उसके बाद आपके पास 16 घंटे मौजूद हैं। आप 16 घंटे में कम से कम 16 काम दिन में निकाल सकते हैं, 16 मीटिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो अपने टाइम टेबल बनाइए। लोग, बच्चों को इतनी गलतफहमी ये रहती है कि टाइम टेबल जो है वो सिर्फ स्कूल कॉलेज तक लिमिटेड है। मैं समझता हूँ कि वो स्कूल और कॉलेज के अंदर आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि आपको अपने समय को कितना सदुपयोग करना है। और अगर 16 घंटे हैं, अगर आप टाइम टेबल बना लें तो 16 घंटे में 16 काम निकाल लेंगे। 16 संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, 16 लोगों को मिल सकते हैं, 16 पेपर साइन कर सकते हैं, 16 मीटिंग। तो ये अपने ऊपर है। और शायद ये टाइम टेबल का जो सिलसिला है ये मेरे साथ पहले दिन से जुड़ा रहा, और मैंने इसको अडेप्ट किया हुआ है। मैं दिन में बहुत सारे लोगों से मीटिंग कर लेता हूँ, बहुत सारे काम निकाल लेता हूँ, बहुत सारे फंक्शन भी अटेंड कर लेता हूँ। ओके सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए तो सर आप हमारी संचार टीम को सर एक मोटिवेशन देकर जाएं, ताकि हम लोग भी आपकी तरह एक नाम रोशन करें। नहीं, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे आप सब लोग कामयाब हों। सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपने काम के प्रति वफादार रहिए। यू हैव टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड्स योर वर्क। और सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग अपने ही काम में ढील छोड़ देते हैं। किसी की 8 घंटे की शिफ्ट है तो वो 8 घंटे की शिफ्ट को ईमानदारी से काम पूरा करिए, समय दीजिए। काम से भागने की कोशिश मत करिए। और ये एक ऐसी लाइन है फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर, जहाँ पर धक्के मार के काम नहीं करवाया जा सकता। ये आपके अंदर से जो है ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि इतनी ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले। कितने निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। ये तो ऐसा होना चाहिए कि एक चाहत पूरी हो और अगली चाहत फिर से पैदा हो जाए कि मुझे इससे बेहतर करके दिखाना है, इससे ज़्यादा करके दिखाना है। अगर आपकी नीयत इस किस्म की चीज़ को पकड़ लेगी तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए तो सर आपको स्टूडियो में आकर कैसा लगा, और आप सर एक मैसेज देकर जाइए। नहीं, मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत बख्शी। और जबकि चांसलर होने के नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उसके बावजूद भी जो प्यार मुझे आके यहाँ मिला, मैंने बच्चों का उत्साह देखा, जोश देखा, उनकी लगन देखी, मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस देखी। मैं वहाँ से एक अंदाज़ा लगा के यहाँ से निकल रहा हूँ कि यहाँ का मीडिया डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। और मैं पूरे डिपार्टमेंट को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और आपके स्टूडियो में भी मुझे आज विज़िट करने का मौका मिला, उसके लिए भी मैं आपको इस नए स्टूडियो के लिए मुबारकबाद देता हूँ। आप इसी तरीके से इन तमाम फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिस्टिक विधि होने के नाते बच्चा काम कम करना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैनेजमेंट को आर्ट और कल्चर के साथ जोड़ दिया जाए तो वही आर्ट से जुड़ा हुआ बच्चा मैनेजमेंट के बच्चे से भी बहुत आगे निकल सकता है। क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है या एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे आपको नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, पदारत, मर्यादा, ये सब चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं और जल्दी मिल सकती हैं। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ।